नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले 3 हफ्ते के अंदर तीसरी बार गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ आना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सभा से जहां भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में रिचार्ज होती नजर आ रही है, वहीं जहां पहले से बदली भाजपा में कुछ और बड़े बदलाव के संकेत मिले हैं। ये बदलाव नए पुराने चेहरों को लेकर के है। पुराने दिग्गजों को भी काम पे लगाया जा रहा है और समझाइश दी जा रही है कि पार्टी लाइन होती क्या है। 22 जून को जब अमित शाह दुर्ग आए थे, तब उन्होंने कई अहम खुलासे किए और यह समझाने की कोशिश की कि केंद्र किस तरह से छत्तीसगढ़ के साथ खड़ा है। वहां मंच से उन्होंने जो अहम खुलासे की, उसमें धान जैसे संवेदनशील विषय पर यह समझाने की कोशिश की कि 80% से ज़्यादा धान खरीदी में योगदान केंद्र का होता है। उन्होंने जब वो मुद्दा उठाया, तब से अभी तक छत्तीसगढ़ की राजनीति में वार पलटवार का दौर थमा नहीं है। इसके बाद 5 जुलाई की देर रात तक जब अमित शाह ने रायपुर में पार्टी की रणनीति तैयार करने के लिए जो बैठक ली, जो अगले दिन 6 जुलाई को भी यह बैठक चलती रही, उसका असर साफ तौर पर 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में देखने को मिला। यहाँ मंच से भी कुछ संकेत दिए जा रहे थे। संकेतों की भाषा को समझने वाले राजनीति के जानकार ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या कारण रहा कि उत्साह से जो राजेश मूणत मंच में नजर आ रहे थे, वो अकेले मंच से दूर एक छोटे से मंच में बारिश में भीगते हुए मायूस से नजर आने लगे। इस पर स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। अब एक बार फिर 14 जुलाई को अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और यहाँ पहले की तरह एक सर्वे की चर्चा हो रही है। जाहिर तौर पर धुआं बिना आग के तो नहीं उठता। जो सर्वे की बात हो रही है, वहाँ पुराने दिग्गजों की धड़कनें बढ़ी हुई है। भाजपा के ऐसे अंदरूनी हालात पर कांग्रेस की भी नजर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए सीएम भूपेश बघेल कोई मौका नहीं छोड़ते हैं पुराने सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर तंज कसने का। प्रायः हर दिन हर मौके पर डॉक्टर रमन सिंह निशाने पर होते हैं। दरअसल मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए डॉक्टर रमन सिंह और उनकी पुरानी कैबिनेट के दिग्गज कहीं ना कहीं दुखतीरक साबित हो रहे हैं। खासकर ऐसे मंत्री जो दागदार रहे और जिन्हें लगातार डॉक्टर रमन सिंह की कैबिनेट के माध्यम से संरक्षित और पोषित किया जाता रहा। इस बात को कांग्रेस और खासकर सीएम भूपेश बघेल अच्छी तरह समझते हैं। 3 चेहरे में कौन कौन से हैं? बृजमोहन जी, पांडे जी और अजय चंद्राकर जी। मैं 3 लोगों से कह रहा हूँ, आप कितना भी यहाँ विधानसभा में चिल्ला बोले, आप लोग जब तक रमन सिंह को नहीं हटाएंगे, आप लोगों को भविष्य। विजय बघेल जी जो कांग्रेस में थे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे पाटन के, फिर वो निर्दलीय लड़े, फिर एनसीपी में विधानसभा चुनाव लड़े। अब वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाएंगे। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी पूरा मालूम नहीं, जिसको उन्होंने जिया नहीं है ना, वो घोषणा पत्र बनाएंगे। भाजपा के अंदरूनी हालात को समझते हुए सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह और विजय बघेल के बारे में जो कुछ कटाक्ष किया, उसका अनुसरण जिम्मेदार मंत्री कवासी लखमा भी करते नजर आए। उन्होंने पुराने मंत्री राजेश मूणत के प्रति पूरी सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। भला 15 साल मंत्री रहे के साथ कोई ऐसा करता है क्या जो उन्हें पीएम के मंच से इस तरह से अलग कर दिया गया। एक 15 साल मंत्री था, उनको इस टेप का बेइज्जती करना, राजेश मूणत घर में जाके उस दिन क्या बीता होगा उसके पत्नी या उसके बच्चे लोग के साथ। और कांग्रेस राजेश मूणत को डरना नहीं चाहिए। ऐसा दुखी परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ा है, उनको मदद करे। भाजपा के ऐसे अंदरूनी हालात पर कांग्रेस की नजर बनी हुई है, लेकिन अमित शाह की प्रस्तावित रणनीति के बारे में सही जानकारी या अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। 2017 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते यूपी का चुनाव जीता था, तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे। उनके नेतृत्व में एक के बाद एक भाजपा ने कई राज्यों के चुनाव जीते। उसके बाद उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाने लगा। अब मौजूदा दौर में जब वो गृह मंत्री हैं,
तब भी संगठन और खासकर चुनावी रणनीति में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। छत्तीसगढ़ भाजपा के कई दिग्गजों के साथ उन्होंने जो कई दौर की बातचीत की, उसके बाद पहले से कई ज्यादा हमलावर होती नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी के पुराने दिग्गज बृजमोहन अग्रवाल से लेकर तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी अचानक एक्टिव मोड में नजर आ गए। हर दिन एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई बातें रखी जा रही है, नए नए तथ्य और आंकड़ों के साथ जो बातें रखी जा रही है उसे लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता और मंत्री मोहम्मद अकबर ने यह समझाने की कोशिश की कि गंगा जल हाथ में लेकर हमने शराबबंदी की कोई कसम नहीं खाई थी, हमने तो कर्ज माफी की बात की थी। मोहम्मद अकबर के मुंह से गंगा जल का नाम क्या निकला? भारतीय जनता पार्टी ने फौरन उसे भावनाओं से ही जोड़ दिया। लगातार भाजपा ये कहते रही है कि हाथ में गंगा जल लेकर और शराबबंदी की बात की थी, तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि गंगा जल हाथ में लेकर जो बात की गई थी वो 10 दिनों के भीतर कर्जा माफी की बात हुई थी। इस सरकार को अब शराब की अवैध कमाई की लत लग गई है। रोज नई नई बातें करते हैं। कम से कम मोहम्मद अकबर जी को तो गंगा जल के बारे में बात नहीं करना चाहिए और नई नई बात कर नए नए मुद्दे उछालकर अपने अंदर गिरेबान में झांक कर देखें। मोहम्मद अकबर जी, आने वाले समय पर आपकी भी वही गति होना है जो गति टी.एस. सिंहदेव जी की हुई है, जो कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के प्रमुख थे और आज वो सिर छुपाकर घूम रहे हैं। आने वाले समय पर आपकी भी यही स्थिति होने वाली है। एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चेहरे के छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस के पास अघोषित रूप से सीएम का चेहरा तैयार है। मौजूदा सीएम भूपेश बघेल जिस तरह से भेंट मुलाकात की तर्ज पर युवाओं से सीधे संवाद करने की एक नई योजना बना चुके हैं, इसे लेकर उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पर लिखा है, भेंट मुलाकात की तरह अब अपने युवा साथियों के साथ मैं संवाद करने प्रत्येक संभाग आ रहा हूं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 18 से 29 साल के करीब 46 लाख युवा हैं। यह वर्ग जिसके साथ होगा जाहिर तौर पर गद्दी उसी की होगी। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यों का जगह जगह जाकर बखान किया, तो ऐसे में सीएम भूपेश बघेल कहां पीछे रहने वाले थे। वो अब स्कूल कॉलेज जाकर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 4.5 साल तक युवाओं के हित के लिए कितना सारा काम किया, उन्हें कितने सारे रोजगार दिए। इसके लिए जारी की गई शासकीय विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि आने वाले समय में 20,000 शासकीय भर्तियां होने जा रही है। साथ ही उस विज्ञप्ति में यह भी लिखा था, प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस माफी के साथ राज्य में रोजगार मिशन का संचालन किया जा रहा है। 4.5 सालों में बड़े पैमाने पर शासकीय भर्तियां की गई। हाल ही में रोक हटने के बाद रोजगार मेलों का आयोजन कर बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 1,17,000 से अधिक युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की राशि हर महीने दी जा रही है। अब तक 80 करोड़ रुपए की राशि युवाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। ये वो बातें हैं जिसे युवा अच्छी तरह से समझता है। पिछले दिनों पीएससी की मेरिट लिस्ट में जिस तरह से गड़बड़ी की शिकायत आई और भारतीय जनता पार्टी और उसका युवा मोर्चा जिस तरह से सड़कों पर आकर पीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को टारगेट में लिया गया और वहां जो प्रश्न खड़ा किया गया कि आखिर चेयरमैन के लड़के का नाम मेरिट सूची में 7वें नंबर पर कैसे आ गया, आखिर उसका सरनेम क्यों छुपाया गया, 20 लोगों की मेरिट सूची में आखिर क्या कारण था कि कुछ बड़े नेता, कारोबारी और प्रभावशाली लोगों के बेटा बेटी और नाते रिश्तेदारों का नाम क्यों आया। ये ऐसे प्रश्न हैं जिसे लेकर कांग्रेस अभी तक बैकफुट में रहे। इसे समझते हुए सीएम भूपेश बघेल ने खुद मोर्चा संभाला है। वो युवाओं के बीच आ रहे हैं और जिस तरह का दावा किया जा रहा है, जाहिर तौर पर भेंट मुलाकात की तरह जब संवाद होगा तो प्रश्न भी खड़े होंगे। राजनीति की सुचिता के लिए ऐसे प्रश्न कितने कारगर हैं, यह निर्णय आपको लेना है। राष्ट्रबोध लगातार यह आग्रह करता है कि राजनीति के माध्यम से अच्छे लोग जब समाज और देश की सेवा करेंगे तो जाहिर तौर पर हमारा सूत्र वाक्य साकार होगा। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्र ही सर्वोपरि। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए स्वस्थ राजनीति के माध्यम से आप भी देश और समाज की सेवा करें। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे हमेशा आग्रह रहता है कि राष्ट्रबोध को देखने, शेयर करने और लाइक करने के साथ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।